हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हमारा जो है बहुपद वाला चैप्टर चल रहा है, उसका आज हमारा 11वां लेक्चर है। तो इस 11वां नंबर का जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। मतलब आपके पास कोई जो है बहुपद दे दिया जाए और उसके मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम कैसे करेंगे वो आज सीखने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। लेकिन हम उसमें जाने से पहले हम गुणनखंड क्या होता है वो समझेंगे, क्या क्या और तरीके हैं गुणनखंड करने के उसको भी समझेंगे, और उसके बाद हम लोग मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने में आएंगे। तो आप धैर्य बना के रखिए वहां तक पहुंचने में, क्योंकि उसके पहले जो हम बात करेंगे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और यहां से भी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम 2 और प्रकार देखेंगे गुणनखंड करने के, उसको आप जो है ध्यान से समझिए, तब आपको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अगर मैं फिर से बताऊं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था, बट इस बार फिर से मैं बता देता हूं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई मान लीजिए एक संख्या है आपके पास, है ना, कोई भी एक संख्या हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल 6 दिया गया है। तो कोई एक संख्या है आपके पास, कोई एक अंक है। अब इस अंक को मेरे को ऐसे कोई 2 अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पर फिर से मेरे को यही संख्या प्राप्त हो जाए। अब मैं कैसे तोड़ सकता हूं इसको? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि इस 6 को मैंने 2 और 3 के रूप में तोड़ा, और उन दोनों को गुणा करने पर फिर से मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हुआ। तो ये तो हुआ अंक की बात हुआ। इसी प्रकार बहुपद में भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर फिर? तो गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि हम जब किसी बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों में जब तोड़ दे, जिनको गुणा करने पर फिर से वो जो बहुपद था आपका एक्चुअल वाला, वही बहुपद प्राप्त हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपदों का गुणनखंड। तो समझ में आ गया होगा, गुणनखंड का मतलब किसी बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों में तोड़ना जिसको फिर से गुणा करने पर आपको वही वाला बहुपद क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपदों का गुणनखंड। अब देखिए, बहुपदों का जो गुणनखंड है, हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार के देखेंगे। आपके क्वेश्चन में 3 प्रकार का दिया है, जिसमें तीसरा वाला जो प्रकार है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, वहां से जो है ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसके शुरू के जो 2 मेथड हम लोग देखने वाले हैं, वहां से 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये सब में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। मतलब आप कॉमन लेके कैसे आप जो है गुणनखंड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हम उभयनिष्ठ निकाल के कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमको उभयनिष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब देखिए, कई स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले पाएंगे, तो ठीक है, आपको आता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, है ना। तो हमको उभयनिष्ठ लेना है। अच्छा, ये उभयनिष्ठ वाला जो विधि है, ये तभी काम करेगा जब सारे पद में कुछ ना कुछ आप कॉमन निकाल पाओ। अगर आप कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो ये वाला विधि आप अप्लाई वहां पर नहीं कर सकते। तो चलिए, अब हम इसको ना थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, है ना। कुछ छोटे छोटे पार्ट में और तोड़ देते हैं ताकि हम इसको कॉमन निकाल पाए। तो मैं एक लेक्चर में आपको और अच्छे से बताया हुआ था, इसमें फिर से बता देता हूं। यहाँ चर राशि कौन है, x है, और यहाँ x की न्यूनतम घात कितना है, 1 है। तो x को मुझे, मतलब जो x वाले हैं उसको मिनिमम x की घात 1 के रूप में तोड़ना है। उसी प्रकार अंक में छोटा कौन है, 4। तो ये जो बड़ा सा जो संख्या दिख रहा है, उसको मुझे 4 के रूप में तोड़ना रहेगा। अब मैं यहीं पर अगर आपको ऐसे लिख दूं कि 4 गुणित 3 गुणित x धन 4 गुणित x गुणित x, तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये 4 गुणित 3 ही क्यों लिख दिए भाई? तो आप और किसी तरीके से तोड़ लीजिए, 6 दूनी 12 कर दीजिए। लेकिन कुछ फायदा होगा? उतना अच्छा से फायदा नहीं होगा। तो आप ये याद रखिए, यहाँ अंक कौन है, न्यूनतम अंक कौन है, 4। तो आप इसको 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करिए। तो 4 तो ही गया था, तो 3 का गुना कर दूंगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार
चर राशि में सबसे छोटा कौन है, x की घात 1 वाला, तो x की घात 1 ये है, तो इधर की जो x की घात 2 था उसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 बार तोड़ के लिख दिया। अब देखिए यहाँ ये पहला पद प्लस का चिन्ह और ये दूसरा पद। अब उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों पद में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, मतलब दोनों पद में उपस्थित हो। चलिए अब दोनों पद में उपस्थित क्या है, ये देखिए इस वाले पद में 4 है और इस वाले पद में भी 4 है, इसलिए मैंने 4 को क्या किया, कॉमन ले लिया। उसके बाद इस वाले पद में x है और इस वाले भी बहुपद में x है, तो मैंने x बाहर ले लिया। अब बचा क्या क्या, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बचा क्या है, ये दोनों तो बाहर हो गए, तो बचा क्या 3, बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का, ये 4 भी बाहर हो गया है और ये x भी बाहर हो गया है, तो अब बचा क्या है, x बचा है। और कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अब ये तो अंकों के रूप में तो है नहीं, फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा फैला के लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसको और कैसे फैलाव कर सकते हैं आप, a गुणित b धन a गुणित c, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप क्या करिए, a गुणित a लिखिए। क्यों लिखा, क्योंकि a की अधिकतम घात क्या दिख रहा है, न्यूनतम घात क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, इसलिए मैंने a गुणित a लिख दिया। अब देखिए a जो है इस पद में भी है, इस पद में भी है और इस पद में भी है, तो उभयनिष्ठ वाला विधि जो है वो मेरा काम करेगा। तो मैंने तीनों पद से क्या किया, a को क्या ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो बचा क्या, इसके पास क्या बचा, b, चिन्ह क्या है, प्लस का, यहां से a बाहर हो गया, तो बचा क्या c, ये वाला प्लस का चिन्ह, यहां से एक a तो बाहर हो गया, अब बचा क्या a। इसी को अगर आप जमा के लिखना चाहें ब्रैकेट के अंदर, तो a धन b धन c लिख सकते हैं। योग तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या इसी को भी आंसर के रूप में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन 2x की घात 3 धन 4x, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बात कि न्यूनतम अंक कौन है, 2, तो इस 4 को मैं 2 के रूप में लिखने का कोशिश करूंगा। चर राशि का न्यूनतम घात क्या है, 1 वाला है, तो इसलिए उसको भी उसी रूप में तोड़ूंगा। यस, कैसे, 2 गुणित x गुणित x गुणित x, क्यों, क्योंकि x की घात 3 है, तो x को मैंने 3 बार गुणा के रूप में लिख दिया, धन 2 गुणित 2 गुणित x। अब मैं दोनों पद, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक पद है, क्योंकि सब के सब गुणा में है, आपको बताया जा चुका है, और ये आपका दूसरा पद है ना। चलिए अब उभयनिष्ठ लेते हैं, तो इस पूरा पद में 2 है, तो इस पूरा पद में भी 2 है, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। अब इस पूरा पद में x है और इस पूरा पद में भी x है, तो उसको भी मैंने बाहर ले लिया। तो अब बचा क्या क्या, तो ये 2 और ये x तो बाहर हो गया था, तो x गुणित x मतलब यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाइए बीच में प्लस का चिन्ह, ये वाला 2 और ये वाला x तो क्या हो गया था, बाहर हो गया था, तो फिर से क्या बचा 2, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमने क्या बोला, गुणनखंड का मतलब ये समझा कि इस बहुपद को ऐसे बहुपदों में, सरल बहुपदों में तोड़ देना जिसको गुणा करने पर फिर वही बहुपद प्राप्त हो जाए, और उभयनिष्ठ वाला विधि देख रहे हैं। तो देखिए इस रूप में हमने तोड़ा, अब इसको आप गुना कर दीजिए, फिर से इस 4x को अंदर गुना कर दीजिए, वापस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यही कहलाता है बहुपदों का गुणनखंड। और कौन सा देखिए, हमने बहुपदों को उभयनिष्ठ निकाल कर क्या करना है, गुणनखंड प्राप्त करना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारे पास जो गुणनखंड करने का जो दूसरा वाला विधि है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व समीकाओं के उपयोग से गुणनखंड करना। अब हमको सर्व समीकाओं का उपयोग करना है, और सर्व समीकाओं का उपयोग करके हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये सर्व समीका क्या होता है। तो सर्व समीका का मतलब ये होता है, देखिए इस टाइप से चीजें आपने देखी हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सर्व समीका बोला जाता है। सर्व समीका का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सर्व समीका उपस्थित है, हमने यहाँ पर 3 ही लिखा है, क्योंकि इन जनरल ये 3 का
इस वाले टॉपिक पे, गुणनखंड वाले टॉपिक में ये 3 जो है सर्वसमीका, इसी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए हमने 3 लिखा है। अदरवाइज हमारे पास और भी बहुत सारे सर्वसमीकाएं हैं जो अलग अलग क्लास में और इसके आगे चल के भी जो यूजेस हैं वो होते रहता है, लेकिन मेनली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां इन तीनों का काम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वसमीका। और इस सर्वसमीका क्यों बोला जाता है या सर्वसमीका का मतलब क्या होता है? सर्वसमीका का मतलब ये है कि देखिए a धन b पूरे की घात में क्या है, 2 है, तो a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो यहाँ पर a और b का मान कुछ भी रख लीजिए, a और b का मान आप कुछ भी रख लीजिए, हमेशा ये दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे और हर मान के लिए बराबर होंगे। ये यहाँ पर मेन है। सर्वसमीका जो है सभी मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। यहाँ पर a का मान कोई बच्चा 2 ले सकता है और कोई 3 ले सकता है। तो आप इधर जब सॉल्व करेंगे और इधर जब सॉल्व करेंगे तो सत्य होगा। अब ऐसा नहीं है कि अब वो एक स्टूडेंट ने कोई भी मान ले लिया तो अब ये फिक्स हो गया, ये नहीं, कोई दूसरा स्टूडेंट दोनों का मान जो है कोई अलग अलग मान ले लेगा, उसमें फिर से वो सत्य हो जाएगा। तो सर्वसमीका का मतलब ये है कि प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। ओके, तो सर्वसमीका आपको समझ में आ गया। त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में मैं फिर से इस चीज को बताऊंगा। यस, चलिए और आगे आ जाइए। तो ये तीनों सर्वसमीका है और इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 4। अब x² - 4 है तो मैं तो पहले से ही टॉपिक डाल दिया हूं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि हम सर्वसमीका लगा के करेंगे। अदरवाइज आपको सोचना चाहिए कि भैया सर्वसमीका वाला मेथड ही क्यों लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पद में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब आपके पास सबसे पहले आपको गुणनखंड करने बोला जाए तो आपको ये सोचना है कि क्या सभी पदों में कुछ उभयनिष्ठ है तो आप वाला मेथड अप्लाई करिए। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो आप ये सोचिए कि क्या कोई सर्वसमीका लगाया जा सकता है। तो हम पहले सोच लेते हैं सर्वसमीका लगाया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए x की घात 2 ऋण क्या है आपका 4 है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं, है ना। तो x की घात 2 ऋण 4। अब देखिए इस टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, a धन b की घात पूरे की घात 2 टाइप का, तो ये पूरे की घात वाला तो आया ही नहीं है। a ऋण आया है, चलो ऋण वाला देख लीजिए, a ऋण b की घात 2। तो क्या इसको मैं कैसे भी करके इस रूप में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते। कोशिश कर लीजिए और दिक्कत होने लग जाएगा और आप फंसते चले जाएंगे। तीसरा पैटर्न में आ जाइए, a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो a की जगह आपको x दिख रहा होगा, मतलब घात 2 दिख गया ना। तो यहाँ पर a की घात 2 है तो चलिए यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है। ऋण भी है, b की घात 2। अब यहाँ पर आपको b की घात 2 तो नहीं दिख रहा है, इसलिए आप सोचेंगे कि इसको भी हम लोग नहीं लगा सकते। लेकिन आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको इस रूप में नहीं लिख सकता। कोशिश करते हैं, चलिए। तो ये जो आपका x² है उसको तो वैसे ही रहने दीजिए, तो ये इस रूप में आ गया, ये ऋण का ऋण अब b² के रूप में आना चाहिए। तो 4 को मैं किसका वर्ग करके लिख सकता हूं, तो 4 को मैं जो है 2 का वर्ग लिख सकता हूँ 4 को, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है 4। तो अभी भी मेरा मान उतना ही है। मेरे को सर्वसमीका में लाना है करके कुछ भी नहीं रखना है, आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो क्वेश्चन है उसका गरिमा बने रहे, मतलब वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये 4 लिखा है, इसी 4 को हमने 2 की घात 2 लिख दिया। लेकिन ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसा लिखने से ये देखिए x की घात 2 ऋण 2 की घात 2 a² - b² उस प्रकार का दिख रहा है। तो जब इस प्रकार का दिख रहा है तो इसके बराबर में मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, a के जगह में आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। b के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। ये देखिए a का स्क्वायर, तो ये जो भी है उसका स्क्वायर, तो ये क्या हुआ a हुआ। अगर आप दोनों को तुलना करेंगे तो b का स्क्वायर, तो ये जो भी है उसका स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा b। तो a का मान x और b का मान क्या हो गया 2। तो चूंकि अब ये इस रूप में दिख रहा है तो आप इसको इसी रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे फिर उसको। अब यहां पर हम लोग उस सर्वसमीका को लिखेंगे, चूंकि a² - b² a धन b और a ऋण b।
है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं जी, है ना। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इसका x² माइनस 2 का वर्ग बराबर, या फिर आप उसको 4 ही रहने दीजिए, ये a धन b, a का मान क्या है x, b का मान क्या है 2, है ना। और फिर से ये, तो आपका जो है इस रूप में हमने जब क्वेश्चन को फॉर्मेट किया तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने उसको इस रूप में लिख दिया। तो ये अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को गुना कर देंगे तो फिर से आपको यही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप जो सर्वसमीका जो यूज करेंगे उसको अगर 2 मार्क्स में आया तो आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अगर में आया तो ठीक है, आप फाइनल आंसर को लिख देंगे, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप जो सर्वसमीका यूज कर रहे हैं उस सर्वसमीका को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर से देखिए x² माइनस 4 था, हमने सोचा कि क्या इस सर्वसमीकाओं के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, तो हमने देखा कि इन दोनों सर्वसमीकाओं के रूप में तो नहीं लिख सकते, इस टाइप का थोड़ा बहुत दिख रहा है भाई सुने, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनको जो है उस रूप में जमाने का हमने कोशिश किया। तो x² तो पहले से ही था, 4 को हमने स्क्वायर के रूप में लिखने का कोशिश किए ताकि उस फॉर्मेट में जमाया जा सके। तो 2 का वर्ग करके हमने लिख दिया। अब चूंकि ये इस रूप में दिख रहा है, मतलब इस रूप में दिख रहा है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने उसी रूप में लिख दिया। तो इस पूरे का मान क्या आ गया, इतना, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सेम पैटर्न है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2। अब ये जो है आपको फिर से क्वेश्चन बनाने हैं, फिर से आपको दिख रहा होगा कि इसी पैटर्न में दिख रहा है, लेकिन अब कैसे लिखेंगे, चलिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते जाइए। तो मैं x² को x² ही रहने देता हूं, ये तो a² का जुगाड़ तो हो गया। चलिए माइनस के जगह में माइनस, अब 16 है, इसको मुझे किसी संख्या के वर्ग के रूप में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं किसका वर्ग लिख सकता हूं, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार अगर मैं गुना करूं तो 16 प्राप्त हो। तो मैं इसको 4 का वर्ग करके लिख सकता हूं, 4 चौक 16। तो अब आप फाइनली देखिए, फिर से ये पैटर्न को देखिए और ये पैटर्न, तो इस सर्वसमीका के रूप में दिख रहा है। तो फिर से वो सर्वसमीका को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर इसको और सॉल्व करके आप क्या करिए, पहले इस रूप में दिख रहा है ना, तो आप उस रूप में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह हम क्या है आपका x, b, ये b, तो b के जगह हम क्या है 4, तो a धन b मतलब x धन 4, a ऋण b, a के जगह फिर से क्या है x, तो x ऋण 4, और यहां पर लिखना पड़ेगा चूंकि a² माइनस b² बराबर a धन b और a ऋण b। तो यही आपका क्या होगा, दिस वन, ये आपका क्या होगा आंसर, x धन 4 और x ऋण 4। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, गुणनखंड हुआ। और इस सर्वसमीका को आप यहाँ पर बगल में लिखेंगे, क्यों, जो भी सूत्र और जो भी सर्वसमीका कोई भी चीज आप यूज करते हैं क्वेश्चन में, उसको बगल में या फिर उसके नीचे में कहीं पर भी उसको लिखिए, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आप ये 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों के दोनों सेम पैटर्न में था। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐसा दिख रहा है, 4x की घात 2 ऋण 20x धन 25। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपका जो पहला वाला जो सर्वसमीका था वो यूज होगा, है ना, कि दूसरा वाला होगा, देख लेते हैं। यहां पर माइनस है, इसलिए मतलब पैटर्न तो वही रहेगा। देखिए फिर से लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसी चीज को एक बार अगर बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तीसरा क्या था, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए तीनों सर्वसमीका को मैंने फिर से लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, इस वाले पैटर्न में हमने इसके पहले के दोनों क्वेश्चन को हमने देखा था। अब देखिए यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा है, सबसे पहली बात तो यहां पर 3 पद है, और 3 पद ऐसे है ना
कि आप इसको जोड़ वोड़ नहीं सकते, सब अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, तो 3 पद हैं, तो आप जो है फिलहाल तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आप किसी एक को किस वर्ग के रूप में तो क्या नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो अब हम इसको कैसे एडजस्ट करें, और मैं कैसे जानूं कि इसको सर्व समीकरण वाला मेथड से मुझे बनाना है। तो यहां पर देखिए सब में क्या कॉमन है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, लेकिन इसके पास x नहीं है, तो आप उभय निष्ठ तो नहीं निकाल सकते। तो जब उभय निष्ठ नहीं निकाल सकते तब हमको क्या सोचना है, सर्व समीकरण लगा सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं सर्व समीकरण लगा सकते हैं क्या। तो ये वाला सर्व समीकरण तो हमारा हो गया एलिमिनेट, इसको तो आप जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी का भी आप वर्ग करके नहीं लिख सकते। चलिए इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा फिर, तो आपका तीसरा पद जो है ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा ये। इसीलिए हमको क्या करना है, इन दोनों के पैटर्न में हमको सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहला पद। अब देखिए बीच में क्या आया है, माइनस आया है, माइनस आया है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो प्लस है ये वाला भी आपका तो क्या हो गया, एलिमिनेट। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। चलिए तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस वाले सर्व समीकरण से बनने वाला है, किससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इस फॉर्मेट में अगर मैं जमा दूं तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। उसमें देखिए इस रूप में जमाए थे और इस रूप में हमने आंसर को लाया था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको इस रूप में ला देंगे। तो सबसे पहले एग्जैक्ट ऐसा नहीं है ये, तो पहले मैं उसको एग्जैक्ट इस रूप में जमाने का कोशिश करूंगा। चलिए एक एक चीज को पकड़ते हैं। पहला पद मेरा क्या है, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर तो ठीक है, a की जगह में आपको x दिख रहा है और x का स्क्वायर, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ 4 भी तो गुना में है ना। तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4x का वर्ग a स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, फिर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, ठीक है आपका जब इसको हटाओगे ब्रैकेट को तो x का स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन ये तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना, तो ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x की घात 2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अभी भी मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इस पूरा को आप क्या बोल सकते हो, a बोल सकते हो। चलिए अब ये तो इसका जुगाड़ तो हो गया, बी स्क्वायर आना चाहिए। अब बी स्क्वायर, अब ये 25 है भैया, यहाँ पर तो स्क्वायर स्क्वायर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब हम वहां पर स्क्वायर कैसे लाएंगे। तो फिर से सोचने की कोशिश करिए, 25 को मैं किसका वर्ग लिख सकता हूं, या कौन सी संख्या को 2 बार गुना करूं कि मेरा 25 आ जाए। तो मैं जानता हूं कि इसको मैं 5 का वर्ग लिख दूं तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 25। तो ये देखिए आपको b के जगह में फिर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी तक आपने इन दोनों को तो जमाने का कोशिश किया, तो इन दोनों को आप कितना भी जमा ले ये तब सत्य होगा जब इन दोनों मान को रखने से ये बीच वाला पद भी आ जाए। देखिए ये आपने जमाया, ये भी आपने जमा दिया, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर तो माइनस है, मैंने भी माइनस लगा दिया। अब देखिए यहां पर थोड़ा अलग से कर देता हूं, 20x, इस 20x को 2ab के रूप में लिखना है। चलिए तो a मेरा क्या है 2x, b मेरा क्या है 5, ठीक है, और इसके साथ गुणा क्या है, फिर से 2 है, तो ये 2। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं, तो 2 दूनी 4x गुणित 5, तो 5 चौक 20x। इसका मतलब ये है कि हाँ ये जो a और b का जो मान है इस बीच वाले मान को भी सेटिस्फाइड संतुष्ट कर रहा है, इसलिए मैं इस रूप में उसको लिख सकता हूं। कैसे, 2ab और यहां पर प्लस का चिन्ह, ऐसा कुछ। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने ये कैसे किया। यहां पर फिर देखिए
इस रूप में हमने जमाने का कोशिश किया तो 4x के वर्ग को मैं 2x के होल स्क्वायर के रूप में, मतलब पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकता हूँ। 25 को 5 का वर्ग करके लिख सकता हूँ। तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b। तो फिर से आप फाइनली बीच में क्या आया है 2ab। तो 2 ये आपका a का मान और ये आपका b का मान, इसको आप गुना करके देखेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। इसका मतलब हमारा संतुष्ट कर रहा है। तो ये हो गया। अब चूंकि मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में जम गया, इस फॉर्मेट में, तो इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं फिर a ऋण b का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख दीजिए। तो a की जगह हम आपको क्या दिख रहा है 2x, ऋण b के जगह हम आपको क्या दिख रहा है 5। आपको कंपेयर करने आ रहा होगा a और b मैं कैसे बोल रहा हूं, इसके पहले मैं अच्छे से समझाया हूं। पूरे का क्या हो गया वर्ग हो गया, और जब पूरे का वर्ग रहता है या कोई भी संख्या का वर्ग रहता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि उसी को आप क्या करिए 2 बार लिख दो। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। और ये वाला जो सर्वसमीका आप यूज किए हो, इसको चूंकि करके इस वाले साइड में आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं। तो देखिए फिर से ये हमारा कौन सा था सर्वसमीका वाला। सर्वसमीकाओं के प्रयोग से हमने या उपयोग करके हमने गुणनखंड करना सीखा, जिसमें हमने पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले गुणनखंड से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। और उस पैटर्न का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बहुत पेपर में आ जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट में एक लाइन में बन जाता है, इसलिए वो उसको पेपर में दे दिया जाता है। तो उसको भी ध्यान दें। और ये एक इस पैटर्न में या सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे कैसे मैनेज करना है मैंने बहुत बारीकी से बताने का कोशिश किया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। तो आपने पूरा का पूरा बहुपदों का जो है गुणनखंड सर्वसमीकाओं के उपयोग से करना सीखा। तो हम जो है इस लेक्चर पे यही दोनों मेथड के बारे में ही बात करते हैं कि आप जो है पहला उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड कैसे करना है वो सीखा। एक्चुअल में इस लेक्चर में आपने पूरा क्या क्या सीखा कि गुणनखंड का मतलब होता क्या है, गुणनखंड करने की कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने वाले हैं। उसके बाद आपने उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड करना सीखा। फिर उसके बाद सर्वसमीकाओं के प्रयोग से आपने गुणनखंड करना सीखा, है ना। क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो है बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि वो भी स्टूडेंट जो है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।